हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? एकदम बढ़िया, चकाचक। वेलकम बैक टू द केमिस्ट्री का सागर बाय सागर बरजातिया। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। देखिए बच्चों, ये पार्ट 1 है। क्योंकि डी ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बोरिंग चैप्टर कहा जाता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, 10-10 मिनट का वीडियो अगर हम लोग डेली देख लें या ऑल्टरनेट डेज में देख लें, तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट का जो प्रॉब्लम है बोरिंग होने का, वो भी खत्म हो जाएगा और चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा और पूरा पढ़ भी लेंगे। सो आई हैव मेड अ शॉर्ट पार्ट्स ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, वो आपके मैं सामने लाता रहूंगा जैसे जैसे बनते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जनरल इंट्रोडक्शन से याद आया कि आपको पहले मैं ये तो बता दूं कि आखिर इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। क्यों भाई? एस ब्लॉक एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट में होता है, पी ब्लॉक एकदम एक्सट्रीम राइट में होता है और बीच में होता है आपका डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये रहे आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज। एक्चुअली में डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 4 सीरीज में बांटा गया है। दिस इज अ 3D सीरीज, सेकेंड इज 4D सीरीज, थर्ड इज द 5D सीरीज, फोर्थ वन इज द 6D सीरीज। कहा यह जाता है कि 6D सीरीज तक आपका कोई काम नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे मोस्टली अभी कुछ ना कुछ तो इन्वेंट भी नहीं हो और कुछ रेडियो एक्टिव है। तो 6D सीरीज आपके नाम याद हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3D 4D और 5D में आपको किनके नाम याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बात तो 3D सीरीज तो पूरी याद होनी चाहिए, जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। जो मुझे अच्छा लगता है वो ये है कि सीधा सीधा इसको पढ़ लो। शक्ति, फिर वक्रमन, फिर फीकोनी, फिर कूजन। शक्ति, वक्रमन, फीकोनी, कूजन। या साइंस टीचर वेरी क्लेवर। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्लेवर। मांगे फीस, फीस तो मांगेगा ना टीचर, कि नहीं मांगेगा? हाँ, तो साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फीस कोई नहीं क्यों जाने। देयर आर n नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन लर्न दिस सीरीज। कोई भी न्यूमोनिक यूज कर लो, बस आपको सीरीज याद होनी चाहिए और साथ में उसके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। स्कैंडियम का 21, फिर ये 22 एंड इट गोज ऑन टिल जिंक फॉर 30। अब इसके बाद जो एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए वो क्यों होने चाहिए और कैसे होने चाहिए, आइए मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, जिंक जो है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि इसके पास फील्ड डी सबशेल होता है। इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए, अच्छा हाँ, नोट्स जरूर बना लेना। 10-10 मिनट के नोट्स बनाओगे तो एकदम ज्यादा इलेबोरेटिव फॉर्म में नहीं लगेगा। छोटी छोटी वीडियोस आएंगी, छोटी छोटी वीडियोस में छोटे छोटे नोट्स होंगे। छोटे छोटे नोट्स अगर आप लिख लोगे, लर्न कर लोगे, तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कब आकर आपका निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर इसको आप एक एक्यूमुलेट करते रहोगे तो फिर दिक्कत होगी। तो डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स, defined as the element whose atom in the ground state or ion in any one of the common oxidation state has incomplete d subshell। सिंपल भाषा में ये कहना चाहता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं जिसके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है। इनकम्प्लीट डी सबशेल का मतलब देखो, डी के पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अगर किसी के पास पांचों ऑर्बिटल्स फुल्ली फिल्ड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दिस इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर D1 से लेकर D9 है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनकम्प्लीट होना चाहिए, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, बट फ्यू एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। और वो कौन कौन से हैं? तो क्वेश्चन के रूप में मैंने लिखा है, name the elements which are not the transition elements but are the d block elements and why it is so। तो जिंक हो गया, कैडमियम हो गया, मरकरी हो गया। तो यहां पर जो मैंने सीरीज बता रहा था, ये जिंक, ये कैडमियम और ये मरकरी, Zn, Cd, Hg,
तो ये 3 नाम आपको इस तरह से याद होने चाहिए। क्यों याद होने चाहिए? कि इट इज नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके पास, एक बार इसकी देखो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखी है, 3d10 4s2, इसकी क्या लिखी है 4d10 5s2, इसकी क्या लिखी है 5d10 6s2। तो जो डी ब्लॉक है, जो डी सबशेल्स है, वो सारी की सारी फुल्ली फिल्ड हैं, और अगर फुल्ली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो ये 3 एलिमेंट्स के याद होने पर आपको ये भी पता चल गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं। ZnCdHg को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट तो कहा जाता है। क्यों? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डी सबशेल, इसलिए वो डी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। अब वापस आते हैं और मैं आपको ये बताता हूं कि आपको कौन कौन से एलिमेंट और याद करने हैं। तो पहले नंबर पे ZnCdHg, क्यों? क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। दूसरे नंबर पे कॉपर, Ag एंड Au, Cu, Ag एंड Au, क्योंकि बच्चों इनको कॉइनेज मेटल्स कहा जाता है। पिछले जमाने में जो मुद्रा होती थी वो इन्हीं के हिसाब से चलती थी, मुद्रा, पैसा, पैसा, ठीक है। तो सिक्के जो बने होते थे वो या तो कॉपर के होते थे या Ag के, मतलब सिल्वर के या गोल्ड के होते थे, इसलिए कॉइनेज मेटल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये 3 एलिमेंट्स और ये वाले 3 एलिमेंट्स याद हो गए, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे आप क्या लेते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो आप क्या करते हो, हाइड्रोजन के साथ कौन कौन से 3 एलिमेंट्स लेते हो, निकल, प्लैटिनम और पलेडियम। तो देखो, निकल, पलेडियम और प्लैटिनम, ये 3 इस तरह से याद हो जाएंगे आपको, क्लियर? ओके। नेक्स्ट, ये CORHIR, ये याद करना चाहो तो कर लो, वरना हम जो याद करवाना चाहते हैं, जो मेरे रिस्पेक्ट पे इंपॉर्टेंट है, वो है फिर नेक्स्ट है FeRu और OS, फिरोज, 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 FeRuOS। अच्छा, Fe तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि भैया 3D सीरीज तो पूरी याद करनी है। नीचे Fe के है Ru और OS। अब ये दो मैंने इसलिए याद करवाए हैं क्योंकि इन दोनों के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इनके पास क्या होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट OS। देखो, Ru और OS के पास, दोनों के पास बच्चों +8 का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो जब हम लोग अभी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे आगे चल के कि ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे होती हैं, क्यों होती है, क्यों +8 तक जाता है, तो उसमें हम बात करेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी आपको ये क्यों याद रखना है, मैंने आपको बता दिया है कि Fe के नीचे जो Ru और OS है, दैट एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, दैट मींस +8। ओस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4 एक कंपाउंड होता है, तो यहां पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट OS की निकालेंगे तो क्या आएगी, +8, ठीक है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है, वो याद रखना है क्रोमियम के नीचे वाले एलिमेंट्स, यानी कि ये Cr हो गया बच्चों, Cr के नीचे मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के नीचे W यानी कि टंगस्टन। ये 3 इसलिए याद करने हैं क्योंकि इन तीनों का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। For further details, wait for the next videos. I am just telling you that which elements you need to remember in the 3D, 4D and 5D series. 3D सीरीज पूरी याद करनी है और उसके नीचे कौन कौन से एलिमेंट किस तरह से याद करने हैं मैं आपको बता रहा हूं। आइए क्विक रिवीजन करते हैं। ZnCdHg क्यों याद करना है, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है। Cu, Ag, Au क्यों याद करना है, क्योंकि ये कॉइनेज मेटल्स हैं, मुद्रा के तौर पे यूज होते थे। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में काम आते हैं। फिरोज, Fe के नीचे Ru और OS क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि इन Ru और OS पे, Ru और OS का +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो कि हाईएस्ट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। फिर Mn वाला छोड़कर बगल में आओ, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम और W यानी कि टंगस्टन, इनका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट आपको याद करना है टाइटेनियम, टाइटेनियम के नीचे जिरकोनियम, जिरकोनियम के नीचे HF वाला। तो Zr और HF के बीच में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों का एटॉमिक साइज सेम क्यों होता है। Zr इज इक्वल टू HF इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक साइज। तो इसका रीजन लिखते हैं हम लोग, इट इज बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ये क्या होता है, आने वाले पार्ट्स में आपको पता चलेगा, जल्दबाजी नहीं करनी हम लोगों को।
वी आर जस्ट डीलिंग विद द जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या याद करना है, SC के नीचे Y है, Y के नीचे ला है, ला के नीचे AC है। देखो जो मैं शॉर्ट फॉर्म्स पढ़ रहा हूं, आगे चल के मैं अगर रिक्वायर्ड हुआ तो उसके आपको फुल फॉर्म्स भी याद करवाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करवाऊंगा इफ रिक्वायर्ड। तो मैं आपको जितना करवा दूंगा ये आप उतना कर लेना। बोर्ड्स में हो, नीट में, जेई में जय सिया राम करके आओगे, मतलब बहुत बढ़िया करके आओगे। ठीक है, तो SCY ला AC, SCY ला AC, SCY ला AC। ला AC इसलिए याद करवा रहा हूं आपको बेटा क्योंकि ला का मतलब लेंथनम है, AC का मतलब एक्टिनम है, और यहां से शुरू होती है लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो कि F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। इन्हीं को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंतर्गत पाए जा रहे हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको एक जनरल 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज के बारे में पता चल गया। 6D से आपसे कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया यार, डिफाइन ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल हो। अच्छा, एक ये पॉइंट लिखा है और आयन इन वन ऑफ द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देखिए कैसे, इसको हमने एक्सप्लेन किया दूसरे क्वेश्चन के थ्रू। दो CuAgAu, तो देखो CuAgAu याद कराया था, एक साथ हैं तीनों। तो दो CuAgAu have completely filled sets of d orbitals yet they are considered as transition metals। तो इस बात को आप लोग जरा गौर से सुनेंगे, बड़े ध्यान से प्यार से सुनिएगा। अगर मैं आपको कहूं कॉपर जो कि 29 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। अच्छा, 4s2 3d9 को हम लोगों ने सीखा हुआ है अपनी क्लास 11th में कि इसको हम लिख सकते हैं 3d10 4s1, ताकि d9 जो है वो स्टेबल फॉर्म में चला जाए, d10 हो जाए, और 4s1 ऑलरेडी हाफ फिल स्टेबल है। अगर ये 3d10 हो जाता है तो क्या ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाने लायक है? क्योंकि अभी तो आपने मुझको ये पढ़ाया है कि जिसमें d10 हो जाता है, यानी कि जो फुली फिल्ड हो जाते हैं, वो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते हैं। तो कॉपर के केस में d10 हो रहा है, उसके ग्राउंड स्टेट में हो रहा है, तो फिर क्या हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स माने कि ना माने? भैया देखो, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट की जो ऊपर आपने डेफिनेशन लिखी है वो क्या कह रहा है? यदि डी ब्लॉक आपका इनकम्प्लीट है, भले वो ग्राउंड स्टेट में हो या उसके किसी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। अब कॉपर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट तो 2+ है ना, तो जब Cu2+ करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 4s1 से चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा 3d10 से चला जाएगा, तो 3d9 बचेगा। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें कॉपर की Cu2+, उस पे 3d9 है, यानी कि इनकम्प्लीट डी सबशेल है, यानी कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जा सकता है। तो सर ये तो पार्शियलिटी कर रहे हैं। जिंक के केस में बताइए फिर, भाई जिंक को भी तो हम Zn2+ लिख सकते हैं। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, तो भैया लिख लो, Zn2+ भी लिख लोगे तब भी उसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि जिंक का एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d10। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +2। तो क्या बचेगा बेटा? 3d10 4s0। लो बेटा, कुछ नहीं फर्क पड़ा, d तब भी 10 है। उसी तरीके से कॉपर के नीचे AgAu, इनकी जब हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स में डील करते हैं तो वी फाइंड कि इनके पास इनकम्प्लीट डी सबशेल्स हैं या डी ऑर्बिटल्स हैं, जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जा सकता है। अब ऑरिक Au3+ मतलब ऑरिक, तो 5d8, तो दिस इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इस एलिमेंट की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें डी सबशेल इनकम्प्लीट है। क्लियर हो गई बात बच्चों? नेक्स्ट explain why transition elements have many irregularities in the electronic configuration। अच्छा, ऐसा है कि अगर हम लोग, जैसे मैंने ये बताया ना आपको कि आपने जूनियर क्लासेस मतलब क्लास 11th में आपने ये पढ़ा था कि 4s2 3d9 को 3d10 4s1 कर देते हैं, तो इसका असली लॉजिक क्या है?
ये तो है कि भाई 3D 9 से 3D 10 हो जाएगा, वो थोड़ा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये बात तो चलो ठीक है, एक थोड़ी उचित लगती है। लेकिन और टू बी वेरी टेक्निकल अगर मैं बात करूं तो 3D और 4S के बीच में एनर्जी गैप, ये वर्ड याद रखना, एनर्जी गैप बहुत कम होता है। मतलब जो आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इट इज n-1 d 1 से 10 ns 1 से 2, जिसमें ns 1 से 2 का मतलब हो गया कि ये वैलेंस शेल को बिलोंग करता है। और n-1d का मतलब वैलेंस शेल से पहले वाली, यानी कि पेनल्टीमेट शेल। इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्या होते हैं, इसका क्या योगदान रहेगा। तो देखो बेटा, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल यानी कि ns और n-1d में क्या है, लेस एनर्जी गैप है, बहुत पास एनर्जी गैप एकदम ना के बराबर है। इसीलिए बहुत आसानी से ns का इलेक्ट्रॉन d में कूद जाता है, d का इलेक्ट्रॉन मन चाहे s में कूद जाता है। तो ट्रांजिशन होना इलेक्ट्रॉन का यहां इस केस में बहुत आसान है। तो आई होप आपको ये पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक छोटा सा पार्ट है, आई होप आप इसके बहुत अच्छे से प्यारे से नोट्स बना लेंगे। मैं चाहता हूं कि आप खुद ये नोट्स बनाइए, इसीलिए मैं इसकी पीडीएफ नहीं डाल रहा, वरना मुझे पीडीएफ अपलोड करने में कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, आप लोग आलसी बन जाओगे और आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। टीचर पढ़ाते हुए अगर बच्चा लिखता है उन नोट्स को, तो यकीन मानिए तब वो आप बहुत अच्छे से तैयारी हो जाती है। तो आई होप आप लोग नोट्स बनाएंगे बहुत अच्छे से। टाटा, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।